किनका इंदिरा आवास चलो ना, सुन तो लिया, बात भी हो गई। चल महिला के बाद चुका को सब साहब की नियुक्ति यहाँ दूसरे जाकर नियुक्ति करता जमीन रहेगा तरफ बैठे रहिए लेकिन कहिए आरसीपी सिंह पूरे इसमें रिव्यू करें, होम सेक्रेटरी और देख ले, इन लोगों के साथ बैठ करके फीडबैक ले, उनको भी आरसीपी सिंह के यहाँ भेजिए। आपके पति का बेवजह नाम दे दिया गया, दिखवा लीजिए, आपके पति का बेवजह नाम दे दिया गया। ये नाम दे दिया गाँव में क्या चीजें थी? जन शिकायत का कोषांग लेके आए हो गरीब डीएम के यहाँ तो वही है। यहाँ क्या बात बोलो, क्या मतलब है? तो तुम अब संयुक्त राष्ट्र के महामंत्री का बात करो। अरे बात बोलो ना, इतना देर में तो बात बता देते। क्या है बोलिए, क्या न्याय दिलाए बोलो ना। का संख्या कुछ है, ये अपने एप्लीकेशन में दिए अभी जनता के दरबार में। और गरीबाग डिवीजन के द्वारा अगस्त 2006 में मीटर लगाया गया। मीटर लगाने के उपरांत आज तक कभी भी नियमित रूप से बिजली का बिल नहीं दिया गया। मैं स्वयं अपना मीटर रीडिंग कर आज तक बिजली बिल का भुगतान करता है। नियमित मीटर रीडिंग तथा बिजली के बिल के लिए मैं बहुत बार गरीबाग डिवीजन के कार्यपालक अभियंता तथा सहायक अभियंता से मिल चुका हूँ, परंतु अभी तक मेरी समस्या का निराकरण नहीं हो सका। मीटर काहे के लिए लगाया गया? अगर ये आदमी खुद मीटर रीड करके जा रहा है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर कोई मीटर रीडिंग करवाने को तैयार नहीं है, तो ये ऐसे ही हम लोग बजट से बिजली बोर्ड को पैसा देते जाएं। प्रकाश नगर ठीक है, बता इंजीनियर को लाल का आदमी का लाल का ठीक है। चलिए ना, बोलिए ना। जमीन का सब बैठे रहिए, बैठे रहिए। आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। आप बैठे, आपके सामने आ रहे हैं। आपको तभी तो नहीं, जब बात करेगी कि रोएगी, बात करिएगा अपना। ये तुरंत कार्रवाई करवाइए, अभी भिजवाइए। बैठो बैठो, अभी होगा डीजीपी है। अब रोबो माल हो गई बात। ये कागजों को लगाइए पहले। बैठ जाइए बगल में यार। ये किसका? इधर है, ये ससुराल वाले ने इसके बेटे की हत्या नहीं। अरे चंचल जी ने तो इसका पूरा कार्रवाई करा के आपको
अरे यार सुनते नहीं हो, एक ही बार को 5 बार बोले, चौथी बार आके बोले कि हम अंतर जारी है। लग रहा है बिजली नहीं आया। हाँ लाइन है तो बोले कुछ नहीं। ये दीजिएगा। पोस्ट मनोहरपुर, थाना राजकोट, इस महिला के नाम से जमीन का रसीद कटा हुआ है, कोई कोटा के पक्ष में नहीं है, सब मेरिट पर एडमिशन हुआ। सीवान के कलेक्टर के खिलाफ कुछ लोग आए थे, उनका कहना है कि उन्होंने खुद से मार के हाथ तोड़ दिया है लोगों का, और उसके खिलाफ और भी कई शिकायतों की बात वो लोग कर रहे थे। किसी ने शिकायत की है मारपीट की तो आपके ऊपर किया है। ये हमारे कान में नहीं है। मेरे कान में कलेक्टर के बारे में नहीं बात की। कलेक्टर ने स्वयं एक पीटा है। किसी ने कहा कि हम लोगों को मारा पीटा गया है, तो इन लोगों को सुनवाई के लिए हैंडओवर किया। बताइए तो क्या मामला है? नहीं तो उसको वैसे अभी भी कुछ लोग की पोस्ट में, उन पे क्या कार्रवाई होंगी और कब तक स्टार्ट करेंगे? एक कार्रवाई जिसके बारे ऊपर जो है, हमने तो विजिलेंस को सरकार बनाने के बाद से ही इंस्ट्रक्शन दिया है कि जितने भी पुराने मामले हैं उनको लॉजिकल एंड तक पहुंचाइए, क्योंकि पहले किसी के बारे में कोई शिकायत हो गई और मामला पेंडिंग रहता था। नतीजा है कि उन पर एक शिकायत की तलवार भी लटकती रहती थी। न तो जांच करके उन पर दोषी होने पर कार्रवाई की जाती थी और न ही निर्दोष होने पर उनके खिलाफ मुकदमा समाप्त होता था या मामला समाप्त होता था। डीएम ने कहा कि जितने पुराने मामले हैं उन सभी मामलों को देख करके उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए। और मैं समझता हूं कि इसके बारे में विजिलेंस कार्रवाई कर रहा है। सारे डिपार्टमेंट के अंदर भी जो भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं वो अब तेज़ी से निपटाए जा रहे हैं। किसी भी मामले को टाला नहीं जा रहा, लेकिन टेंटेड किसी के बारे में कहना, मैं नहीं समझता हूँ कि जब तक किसी के बारे में अगर कोई आरोप है, उसके बारे में कोई अंतिम तौर पर निर्णय नहीं हो जाता है, यानी जांच नहीं हो जाता, तब तक अगर कोई सेवा में है तो उसका पदस्थापन तो होगा। कई मामलों में जिनके ऊपर आरोप प्रमाणित होता है तो उस पर कार्रवाई होती है, और कई मामलों में विभागीय कार्रवाई के अलावे क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होते हैं। तो मेरा इस संबंध में संबद्ध विभाग को निर्देश दिया हुआ है और चीफ सेक्रेटरी भी अपने स्तर पर सजग रहे। सब लोगों को अपना कर्तव्य पालन ठीक ढंग से करना है, नियम के मुताबिक करना है, और विजिलेंस यानी सतर्कता का जो काम है, निगरानी का जो वो होना चाहिए, ठीक ढंग से होना चाहिए। आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब हमने निर्णय लिया कि ट्रैप केसेज के लिए और आमदनी से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले मामलों
को विशेष तौर पर देखने के लिए निगरानी के अधीन एक विशेष इकाई बनाई जाएगी। इसके लिए सेवानिवृत्त सीबीआई अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा तब तक जब तक कि उसके लिए अलग से सीधी नियुक्ति नहीं होती। तो उन लोगों का भी काम प्रारंभ हुआ है, लोग चयनित हो गए हैं और अलग से एक थाना के रूप में नोटिफाई हो चुका है। तो अब ऐसे मामले तो विशेष इकाई निपटाएगी जो रंगे हाथ रिश्वत लेते जो पकड़े जाएंगे, ट्रैप केसेज, आमदनी से अधिक जो संपत्ति अर्जित करने वाले मामले हैं वो देखेंगे, और बाकी के मामले जो निगरानी में पहले से देखा जाता रहा वो सब देखा जाएगा। और अब ज़्यादा हैंड्स उपलब्ध हो जाने के बाद मैं समझता हूँ कि अब कोई आधार नहीं बचता है कि किसी मामले को पेंडिंग रखा हो। सब मामले का निष्पादन करना चाहिए, और मामले का निष्पादन होने के बाद उसके फलाफल के बाद ही ये कहा जा सकता है कि कौन कहाँ तैनाती के लायक है, कहाँ के लायक नहीं। फ्रीडम फाइटर्स को क्या इनकम आई कार्ड देने की प्रोविजन हो रहा है क्या? हमने दो निर्णय लिया है। एक तो उनको जो राज्य सरकार की तरफ से सम्मानार्थ जो पेंशन राशि दी जाती थी वो बढ़ा दी गई। पहले 400 रुपया था, 2000 रुपया कर दिया गया। 15 अगस्त को हमने ऐलान किया था। और दूसरी मांग स्वतंत्रता सेनानियों की थी कि उनके और उनके परिजनों को एक आई कार्ड दिया जाए ताकि लोग जाने किसी को इज्जत करनी है करे, नहीं करनी है मत करे, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उनको एक आत्मसम्मान का भाव होगा कि हम उस परिवार से आते हैं जिसका स्वतंत्रता के संग्राम में योगदान था। तो ये देने का विचार है। इसको गृह विभाग इस मामले को वर्कआउट करेगा, और इसमें उद्देश्य यही है कि लड़के लड़कियों, पोते पोतियों और नाती नतनियों तक ये दिया जाए, ताकि कम से कम 2 पीढ़ी तक के लोग समझें कि हमारे दादा या हमारे नाना स्वतंत्रता सेनानी थे। इसलिए देशभक्ति का भाव और एक आत्मगौरव का भी भाव पैदा होता है। इसका उद्देश्य है। सर आज ये 1-2 वो शिकायतें सर अलग तरीके की थी। एक जगह बिजली विभाग के था कि वहाँ बिजली पहुँची नहीं है, बिल जा रहा है। किसी ने कहा कि हमारे यहाँ मीटर रीडिंग नहीं होता है, वो मीटर रीडिंग के लिए आए थे। आपने देखा एक व्यक्ति ने शिकायत की, हमने वो प्रशंसा के पात्र हैं। मीटर लग गया और मीटर लगने के बाद मीटर रीडिंग नहीं हो रही है, और वह व्यक्ति खुद जा रहा है इंजीनियरों के पास कि हमारे यहाँ मीटर रीडिंग कराइए, और मीटर रीडिंग नहीं होती है। इसको हमने गंभीरता से लिया और सीधे बिजली बोर्ड के तकनीकी सदस्य को हमने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर देखें, और वो कल उस मामले को देखेंगे और इसमें कार्रवाई होगी। आप जानते हैं हम लोग बिजली बोर्ड को राज्य के बजट से भरपाई कर रहे हैं, और इसलिए सरकार का निर्णय था कि मीटर लगना चाहिए हर जगह। यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों में मीटर नहीं लगता था या उसकी रीडिंग नहीं होती थी, सरकार पर बकाया रहता था। तो जितने भी उपभोक्ता हैं उनको बिल का भुगतान करना है, तो बिलिंग तो ठीक ढंग से होनी चाहिए, तो मीटर और मीटर की रीडिंग होनी चाहिए। क्योंकि आज जो लॉसेज हैं तो इस प्रकार के कर्तव्यहीनता के कारण भी तो लॉस के शुमार में जा रहा है। ये T&D लॉस है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, उसमें सिर्फ थेफ्ट का मामला नहीं है, लापरवाही के चलते भी होगा। तो एक व्यक्ति ने इसकी शिकायत की, इसलिए हमने उसको तत्काल गंभीरता से लिया है, और इसी के चलते ये पूरा मामले की समीक्षा हो जाएगी कि इस साल जो आदेश हुआ कितने मीटर लगाए गए और सरकारी कार्यालयों में कितने लगाए गए, और मीटर रीडिंग हो रही है नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, वरना हम तो हर महीने बजट से उनको पैसा दे रहे हैं भरपाई की। तो आखिरकार उनको भी अपने एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट तो एक कदम आगे की बात है। भाई अपना काम तो करना पड़ेगा। उपभोक्ता पैसा देना चाहता है, और ये बर्दाश्त के बाहर की चीज़ है। इसलिए बिजली बोर्ड को इसमें सुधार लाना होगा, और हमने आज सख्त हिदायत दी है, और उसके बारे में रिपोर्ट मांगी है, और इसकी पूरी समीक्षा होगी फिर से।
मुख्य सचिव समीक्षा करेंगे बिजली बोर्ड के साथ बैठ करके। 3 महीने 4 महीने पर उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी कठिनाइयों को देखने के लिए मेरे स्तर पर मीटिंग होती है। जहां सरकार इतना सजग है वहां बिजली बोर्ड को भी सजगता का परिचय देना होगा। नीचे रहने वालों के लिए स्कीम थी, उसको ठीक कर दिया, अब जल्दी उसमें सहायता मिल जाती है। फिर गरीबी रेखा में जिनका नाम नहीं है लेकिन जिनकी आमदनी, पारिवारिक आमदनी 1 लाख रुपए से कम है सालाना, वैसे लोगों के लिए एक अलग से फंड हम लोगों ने बनाया है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता को स्वास्थ्य विभाग में उसकी वीकली मीटिंग होती है, तो लोग आते हैं, ये तो अच्छी बात है। लोग इलाज के लिए मदद प्राप्त कर रहे हैं और मदद उनको दी जा रही है, और इसमें हम लोगों का उद्देश्य यही है कि त्वरित मदद मिलनी चाहिए। इसलिए हमारा निर्देश है कि प्रति सप्ताह, पूरे सप्ताह में जितने आवेदन पत्र आए उसकी प्रोसेसिंग करके हर सप्ताह मीटिंग होगी और सैंक्शन किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं नगद राशि का भुगतान तो होता नहीं, जहां इलाज होता है और जो अस्पताल चिन्हित हैं उन अस्पतालों में सीधे राशि भेजी जाती है। तो इसका लाभ लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है और ये बहुत उपयोगी योजना है। जो साधन संपन्न नहीं है उनको, लेकिन अंततोगत्वा देखिए जाना पड़ेगा हम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की ओर। भारत सरकार का पूरा प्रतिनिधिमंडल जब यहाँ पर आया था तो उस समय भी हमने कहा था इसी साल शुरू में कि हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे बड़ी बात है इंश्योरेंस क्लेम का सेटलमेंट। ये इंश्योरेंस कंपनियों को इसमें ठीक ढंग से सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं साधारण लोग कहाँ कहाँ चक्कर काटेंगे। इसलिए स्कीम में इंतजाम इनबिल्ट ऐसा होना चाहिए कि लोगों को इंश्योरेंस कार्यालयों का चक्कर काटना न पड़े। जो डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके साथ एक ऐसा लिंकअप होना चाहिए कि वहीं से वो कागज़ चला जाए और ऑटोमेटिकली उनको मिले। इस प्रकार की व्यवस्था अगर होगी तो सबसे ज़्यादा लाभ लोगों को मिल पाएगा, और वैसी स्थिति में सरकार जो मदद देती है वो यूनिवर्सल हो जाएगा। आज तो कोई दावा करता है तब हम मदद करते हैं, इससे भी अच्छी व्यवस्था होगी कि स्वयं उसको वो मदद मिल जाए, यानी वो यूनिवर्सल हो जाए, और उसके लिए इंश्योरेंस कवर ज़्यादा आवश्यक होगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझको लगता है कि अभी की जो स्कीमें हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, उसमें सुधार की जरूरत है, और ये हमने भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल को कहा है। देखिए कब तक ये हो पाता है। लेकिन इस बीच में हम लोग अपने राज्य में ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए नई स्कीम की शुरुआत कर चुके हैं। लोग प्रचारित करेंगे तो कुछ गरीब गुरबा लोगों को मदद मिल जाती है। अब अभी हमारे पास कोई सरकारी फंड तो है नहीं, अब इस पर विचार करके देखेंगे कि अगर ऐसा कोई फंड क्रिएट करके ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। लेकिन जब तक ऐसी व्यवस्था हम नहीं कर पाते हैं तब तक तो आम लोगों के सहारे ही उनकी सहायता करानी पड़ेगी। और टेलीविज़न चैनल जैसे PTN आपने दिखा दिया तो कई लोगों को मदद मिल गई, तो बाकी चैनल भी हैं उनको भी हम कहेंगे कि ज़रा दिखा दीजिए। एक साथ कई संस्थाएं आई हैं कि एक साथ सम्मिलित गरीब लोग बच्चियों के शादी विवाह में मदद के लिए आएंगे, उस सबको कंपाइल करके सभी जो स्थानीय टेलीविज़न चैनल है उनको हम फॉरवर्ड कर दें, ताकि आप लोग इकट्ठा उनको दिखा दें। शिक्षक नियुक्ति वाले आरक्षण को लेकर कोई बात? शिक्षा विभाग उन सभी भ्रांतियों का समय समय पर समाधान करता रहा। मैं समझता हूं कि जो ओवरऑल हमने जो मैक्रो लेवल पर स्कीम लॉन्च करने के पहले आरक्षण के प्रावधानों को देखा था, तो मैक्रो लेवल पर यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो विकलांग या अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, महिलाएं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं, यानी जितने भी आरक्षण कैटेगरीज हैं सब आरक्षण नियमों का पूरे तौर पर पालन हो जाएगा। समस्या ये आ रही है कि हमारे यहाँ जो आरक्षण से संबंधित कानून है उसमें एक मॉडल रोस्टर बना हुआ है और जिला स्तर तक वो लागू है। अब उस रोस्टर को जिला स्तर पर
लागू करने के लिए ये व्यवस्था लोगों ने की है कि प्रत्येक जिले की जितनी वैकेंसी है उसको क्लब किया है आरक्षण के लिए और उसको लागू करना शुरू किया है उस रोस्टर को 1 से 100 तक जिले के सबसे अधिक आबादी वाले ब्लॉक में और सबसे आबादी वाले पंचायत से शुरू करके वो करते जा रहे हैं। वो जहाँ भी क्लोज होता है उसके आगे जो आता है उसमें वो जारी हो जाता है। तो इस प्रकार संपूर्ण जिले का दृश्य आप देखेंगे तो बिल्कुल वो आपको सही मिलेगा। कई बार गलतफहमी ऐसी होती है कि पंचायत में नहीं हुआ है तो पंचायत वायर रोस्टर नहीं है। इसमें इंडिविजुअल को ऐसा लगता है, लेकिन अगर वो पूरे जिले को देखेगा तो उस समुदाय को का कोटा पूरा हो रहा है। तो दिक्कत है समझने की। अब आरक्षण एक ऐसा विषय है कि इसको जितनी बार भी इसके बारे में बताया जाए वो कम पड़ता है। अब एक शहरों में नियुक्ति को लेकर के या जिला शिक्षक वाले में हमारे पास भी लोग आए तो हमने उनकी बात सुनी, फिर शिक्षा विभाग में भेजा, फिर उनकी शंका का समाधान नहीं हुआ तो हमने उन लोगों को कहा कि सबसे अच्छा ये होगा कि आप जो सोचते हैं वो एक तैयार कर दीजिए और जो एग्जिस्टिंग रोस्टर है दोनों को मिलाकर सामने रखा जाएगा और कैसे लागू किया जाए इस पर विचार कर लेंगे लोग। तो हमने तो उन्हीं पर कहा कि आप ही बता दीजिए कि एग्जिस्टिंग कानून है और फिर आप जो बता रहे हैं रोस्टर 1 से 100 का पालन और उसमें कौन पंचायत पहले आएगा कौन ब्लॉक पहले आएगा तो आबादी को पैमाना बना लिया गया। जैसे पंचायत के चुनाव के लिए आरक्षण का रोस्टर बनाया गया, कहाँ किसके लिए आरक्षित होगा, तो कोई ना कोई एक व्यवस्था करनी होती है तो वो की गई है। बात को समझने और समझाने की है। अब यही देख लीजिए, खाली रोज 1-1 किलो बयान लोग देते हैं और सच्चाई से दूर हैं। बिना भेदभाव के चारों तरफ काम शुरू हो गया। लोग कहते थे कब बनेगा, बनना शुरू हो गया। विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है, सबके बल्ले बल्ले हैं। सबसे बल्ले बल्ले जनता के जो जरूरत जिनको सबसे अधिक है, इसमें कोई पक्ष और विपक्ष तो है नहीं। हमने राज्य की योजना जो बनाई, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना या मुख्यमंत्री सेतु योजना, उसके संचालन समिति में सिर्फ सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है ना, सारे सदस्य हैं। तो हम तो सबको लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनको जो हमारे सरकार के अच्छे काम वो दिखाई नहीं पड़ते तो वो खामी तलाशते रहते हैं, हालांकि वो भी नहीं मिलता है। रेल मंत्री ने कल से वो एक ही रेलवे लाइन के जमीन के लिए इंटरेस्टेड है और हमने अपने स्तर पर मीटिंग किया। हमने कहा सबका जमीन लीजिए। 1-2 परियोजना उनके जमाने में आई है, बाकी सारी परियोजना हमारे जमाने की है। हमको कंठाग्र है किस प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, आज भी मुझको याद है। इसलिए हमने अपने स्तर पर रेलवे बोर्ड के इंजीनियरिंग सदस्य से लेकर सभी रेलों के जो बिहार से संबंधित जितना भी जोनल रेलवेज है उनके अधिकारियों को बुलाकर बैठा दिया। चीफ सेक्रेटरी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, कोई जमीन की दिक्कत नहीं। आरा सासाराम लाइन में सबके लिए उसका समाधान हुआ। हर जगह जहां कहीं भी समस्या आई, जमीन की कोई समस्या नहीं है। हाँ, उनकी समस्या है कि वो चाहते हैं एक आध जगह तो तुरंत मिल जाए और बाकी पेंडिंग रह जाए। कहाँ चाहते थे? अब वो आप ही, वो लोग स्वतंत्र हैं अपनी मीटिंग में जो भी हो, लेकिन जहाँ तक एनडीए का प्रश्न है, एनडीए में पहले से ही तय है राष्ट्रीय स्तर पर और हम लोग एनडीए के कार्यक्रमों को मानकर चलते हैं। वो अपना कार्यक्रम के रूप में जो भी घोषित करे, लेकिन जहाँ तक एनडीए का प्रश्न है, जो अलायंस है हमारा, उसमें जो ये विवादित मुद्दे हैं उनको अलग रखना और जो एनडीए बना है वो इसी शर्त पर बना है। अयोध्या मसले का समाधान या तो आपसी बातचीत से या कोर्ट के फैसले के मुताबिक होगा। धारा 370 को संविधान से हटाने की बात नहीं है। समान आचार संहिता लागू करने की बात नहीं होगी। ये हम लोगों की पूर्व शर्त है एनडीए बनाने के पहले, अलायंस के पहले वो चीज़ है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी मीटिंग करती है और अपना
कार्यक्रम तय करती है तो उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन जब तक एनडीए की बात है, हम तो एनडीए के हम भाई, भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में खुद बताएगी, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात अगर कोई रखता है तो उस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया? हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। हमसे अगर पूछिएगा हमारी प्रतिक्रिया तो हम मानेंगे ये समाज जो है सेकुलर समाज है और यहाँ पर यहाँ के लोगों के रोम रोम में बसा हुआ है। ये सौहार्द का समाज है। पूरा का पूरा भारतीय समाज टकराव को नापसंद करता है। हम तो यही जानते हैं और इसी को मानते हैं। एनडीए की बैठक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, राज्य मानवाधिकार जी, आयोग राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करने के लिए कल ही हमने उसके लिए जो कानून में जिस कमेटी का प्रावधान है उसकी बैठक बुलाई है और उस पर विचार करेंगे हम लोग। धर्म के आधार पर और आर्थिक आधार पर आरक्षण की इजाजत भारतीय संविधान नहीं देता। आर्थिक आधार पर संविधान में थोड़ी, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। और मेरी मान्यता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों की संख्या मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है, वास्ट मेजॉरिटी है। तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण पर अगर उनको ठीक ढंग से आरक्षण के दायरे में लाया जाए तो सबसे पहले जो दलित समाज है उसको अनुसूचित जाति का दर्जा मुस्लिम समाज में भी देना चाहिए, तो वो दलित अनुसूचित जाति में आ जाएंगे। पिछड़े वर्ग का दर्जा दिया गया है तो वो पिछड़े वर्ग में आ जाएंगे। तो वास्ट मेजॉरिटी आरक्षण के दायरे से कवर्ड होगा। और रही बात है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग पिछड़ गए हैं शैक्षणिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, उनको आगे लाने के लिए हम लोगों ने राज्य सरकार के स्तर पर 10 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है। और हम तो पहले ही से कह रहे हैं, सच्चर कमेटी की अनुशंसाएं हमारे लिए कुछ नयापन नहीं है हमारे लिए। हमने अपने पूरे अभियान में इस बात को कहा है कि बिहार सबसे ज़्यादा गरीब है और बिहारों में भी मुसलमान सबसे अधिक गरीब है। ये बात तो हमने हर मीटिंग में कही है। तो उनकी गरीबी को ध्यान में रखते हुए, उनके पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए उनको आगे लाने के लिए योजनाएं तो बनानी ही पड़ेगी, बनाई जाएगी। और राज्य स्तर पर हम लोग पहल कर रहे हैं और सौहार्द। लेकिन हम एक बात हमेशा कह देते हैं कि भाई आरक्षण की बात अगर आ जाती है, कभी कभी हो जाता है ना कि मुस्लिम एज अ होल के आरक्षण की बात हमने कहा, ऐसा नहीं। हम तो इसलिए इस बात को बार बार कहते हैं कि आरक्षण तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण पर ही होना चाहिए। लेकिन मेरी अपनी मान्यता है कि मुस्लिम समाज का विशाल हिस्सा उसमें आ जाएगा और जो बचेंगे बाकी को किसी प्रकार के सहारे की जरूरत थोड़ी है। उसमें भी सक्षम लोग हैं, उसमें भी पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें भी अमीर लोग हैं, सामाजिक रूप से उनका स्टेटस बहुत ऊंचा है, ऐसे लोग वहाँ भी हैं। लेकिन जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनकी विशाल संख्या है और वो संविधान की वर्तमान व्यवस्था में आ जाएंगे। एक काम करना चाहिए केंद्र सरकार को, जो असली काम उसको करने से कतराती है। दलित क्रिश्चियन, दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, ये उनको चाहिए। क्योंकि हमने पार्लियामेंट में भी कहा था कि धर्म बदलने से जात नहीं बदल जाती और ये केंद्र को करना है, कोई राज्य का विषय है नहीं। हमारे यहाँ राज्य सरकार में हमारा अलायंस है, हमारी ये राय हमारे एलआई की राय से मिलती नहीं है, वो इससे भिन्न राय रखते हैं। लेकिन कोई राज्य को तो करना नहीं है, करना तो केंद्र को है। और केंद्र अगर इस मामले में पहल करेगा तो जनता दल यूनाइटेड उसका समर्थन करेगी। और हमारी मांग है कि वो पहल करे। कितने दिनों तक इस मामले को टाल कर रखेंगे? दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन के मसले वो करना चाहिए, सबसे पहले करना चाहिए कि कलेक्टर और एसपी को जब इसमें हम इन्वॉल्व कर रहे हैं तो गृह विभाग ही सक्षम विभाग है जो इसको मॉनिटर कर सकता है। और पैसा कलेक्टर खर्च करेंगे, वो पैसा उनको रिकूप होता है। और इस मामले में जो हमने प्रावधान किया है, रीअप्रोप्रिएट करके एनी अमाउंट हम उनको देने को तैयार हैं, जितनी उनको ज़रूरत है। वो किसी पैसे के सीमा के बंधन में नहीं। हमारे पास कई ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें एलोकेशन होता है, खर्च नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा रीअप्रोप्रिएट होकर के जहाँ खर्च होता है वहाँ खर्च किया जाता है।
तो इस मामले में जितने भी पैसे की उनको जरूरत पड़ेगी उनको देंगे। ये अब कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन उस ढंग का नहीं है कि उसकी सीमा में आपको काम करना। सुदृढ़ करना है और जनता की सेवा करना है। पिछला साल बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द का साल रहा, सामाजिक सद्भाव का साल रहा है। हम बिहार के लोगों से अपील करेंगे कि हर हालत में सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कायम रखें। नए वर्ष में बिहार और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। हम तो मेहनत करेंगे ही, सब लोग मेहनत करेंगे। सर आज क्रिसमस है, आज के दिन आपको लगता है कि सबको मेरी क्रिसमस है नहीं, और आज क्रिसमस का दिन है, इसलिए आज का दिन हमने जानबूझ करके चुना है। आज ही अप्रोच पेपर हम फाइनलाइज करेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य का जो दृष्टि पत्र है वो आज ही हम उसको अंतिम रूप देकर आम लोगों के लिए जारी करेंगे। तो इससे बढ़िया ढंग से लोगों से मिल करके, आज का दिन सोमवार का दिन भी था, जनता के दरबार कार्यक्रम का दिन था, तो लोगों से मिल करके और काम करके हमने क्रिसमस डे मनाया है। और सब लोगों को, ईसाई समुदाय को और समस्त बिहारी समुदाय को क्रिसमस डे पर हमारी। तो सर आपको लगता है कि आज आप सबसे बड़े सांता क्लॉज उभर के आए हैं इस बिहार में? रिलीज होने वाला देखिए के बाद ही जारी करेंगे। आइए बताइए, नामंजूर कर दिया था, कैबिनेट नामंजूर कर दिया था। और बढ़ाइए ना, हम सबका कागज लेंगे। के साथ कौन गलत बन के मुकदमा। हाँ अरे भाई ये तो दस्तखत भी नहीं है, क्या बैंक वाले को भेजेंगे। हो गई बात सी करिए, लोग आए मिले, बात हो गई, ठीक है, बात हो गई है। ये किसका है पाठक जी? बात हो गई, मारपीट करके जख्मी किया है। देखिए अच्छा, आप अपने जगह पे जाइए, आएंगे आपके पास, आप अपने जगह पे चलिए। दस्तखत के बिना एप्लीकेशन कैसे परेशान कर इसका समाधान निकालिए। इसकी अपनी पास की जमीन है, कहाँ है ये? इधर